morning students, this is your 7th video for class 11 subject accountancy। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमने बेसिक चीजें सीखी अकाउंटिंग की। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, बिकॉज उन्हीं से ही आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप एंट्रीज कर पाएंगे। जर्नल एंट्रीज भी हम बहुत तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सबसे पहले तो जो चीज़ हमने सीखा अकाउंटिंग का कंसेप्ट, अकाउंटिंग के बारे में सीखा। देन हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी जो हम अब बार बार रिवाइज कर रहे हैं, परचेज, सेल, असेट्स, लायबिलिटीज। तो जब तक हमें ये टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो जर्नल एंट्रीज में हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो आप पहले उन वीडियोस को देख के अपने बेसिक को क्लियर कीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। हम अकाउंटिंग का बेस तैयार कर चुके हैं, अब हम अकाउंटिंग की एंट्रीज करना सीख रहे हैं। एंट्रीज में भी अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में एंट्रीज करना सीखी हैं वो हमने बिल्कुल सिंपल एंट्रीज करना सीखी। हमने सीखी है परचेज रिलेटेड एंट्रीज, सेल्स रिलेटेड एंट्रीज, कैश ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शंस। देन लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी कैपिटल एंड ड्राइंग रिलेटेड एंट्रीज, और जो एंट्रीज हमने अब तक करी है उन सब की हमने प्रैक्टिस भी की थी लास्ट वीडियो में जब वो कंबाइंड फॉर्म में आती है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस जो उन सिंपल ट्रांजेक्शन से कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस करा रही है। आज हम करेंगे स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। देखिए अभी तक हमने परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन जब पढ़ी तो आप देखते थे गुड्स वर्ड आता था, तो हम सबसे पहले क्या देखते थे कि ट्रांजेक्शन में कि परचेज है या सेल। गुड्स होगा तभी परचेज सेल आएगा। असेट्स का नाम है तो हम असेट के नाम से एंट्री किया करते थे। आज हम स्पेशल ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं जो पर्टिकुलर गुड्स से रिलेट करती है। अब आप देखेंगे हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस कैसे करेंगे। बस उससे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी, दैट इज कंपाउंड एंट्री। क्या सीखेंगे हम उससे पहले? कंपाउंड एंट्री मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपाउंड एंट्री होता क्या है। क्लियर? तो कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्री in which we enter the transactions which are related to the same account। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्रीज करी थी लास्ट वीडियो में, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज वो एंट्रीज आप देख चुके हैं कि हम कैसे करते हैं। सैलरी पेड 10,000, वेजेस पेड 5,000। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज, देखो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हमें एंट्री सीखने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है सैलरी वेज दोनों ही क्या है आपके एक्सपेंसेस है, दोनों ही क्या है आपके एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस है, आपने सैलरी भी पे की, ये भी आपका खर्चा हो गया, आपने वेजेस पे किए, ये भी आपका खर्चा हो गया। अब आपको ये तो आइडेंटिफाई हो गया दैट बोथ ऑफ दीज आर योर एक्सपेंसेस। क्लियर? अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये कौन से अकाउंट है। क्लियर? तो आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी सीखा था, अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था, तब भी सीखा था हमने कि अकाउंट्स में 3 तरह से क्लासिफाई किया हमने, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे कौन से आते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। यही रूल पढ़ा था, कल भी हमने एंट्रीज करी थी। तो अब आप देखो ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं और ये दोनों एक ही अकाउंट। देखो कंपाउंड एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि सबसे पहले तो ये देखो कि एक ही अकाउंट से रिलेट करते हैं। तो ये दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट से। क्लियर? अब नॉमिनल अकाउंट से तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती कमीशन रिसीव। भाई नॉमिनल अकाउंट से तो कमीशन भी रिसीव कर रहा है, रिलेट कर रहा है नॉमिनल अकाउंट से, बिकॉज इनकम हो रही है और इनकम भी नॉमिनल अकाउंट में जाती है, आपको पता है। तो हमको दो चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है कंपाउंड एंट्री से पहले कि एक तो ये सिमिलर अकाउंट से रिलेट हो। क्लियर? तो आप देखिए दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही वेजेस भी और सैलरी भी। दूसरी बात आपको ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि ये दोनों एक ही साइड जानी चाहिए, या तो डेबिट या क्रेडिट, तभी आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि सैलरी डेबिट जा रहा है और कुछ और है वो जो क्रेडिट जा रहा है, चाहे सेम अकाउंट हो, तो भी आप कंपाउंड एंट्री नहीं कर पाएंगे।
अब देखिए इस सिचुएशन में हम कितना इजीली कर सकते हैं, हमको अच्छे से पता है दोनों खर्चे और खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम क्या एंट्री कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, सेम इसी तरीके से वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, क्या गया मेरे पास से, कैश, और मैं कैश में कंबाइंड फॉर्म में यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, इसी फॉर्मेट में करना है हमें अभी जैसे करेंगे हम। तो आप देखिए कैश मेरे पास एक साथ मैंने कर दिया, अगर मैं इसको दो एंट्री में करती तो हम कैसे लिखते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और क्या लिख सकते थे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ 5,000 से। अब आप देखिए आप चाहे इसको दो एंट्री में कर लो तो भी बात तो वही हो रही है ना, देखो सैलरी 10,000 से डेबिट हो रहा है, वेजेस 5,000 से डेबिट हो रहा है, और कैश देखो दोनों तरफ क्रेडिट हो रहा है, कितने से 5 और 10। तो अगर मैं इनको कंबाइंड फॉर्म में कर दूं तो मेरा एक बर्डन कम हो जाएगा ना, एक एंट्री कम हो जाएगी, और कैश लास्ट में जब हम लेजर बनाएंगे तो आप सीखेंगे कि हम ट्रांसफर तो एक साथ करते ले जाते हैं, जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये दोनों ही डेबिट साइड लाएंगे, क्लियर। तो कंपाउंड एंट्री मींस एंट्रीज को कंबाइंड फॉर्म में करना, लेकिन कब, ऐसा नहीं है आप कुछ भी अपनी मर्जी से कंपाउंड कर दे। कंपाउंड करने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक तो अकाउंट सेम होना चाहिए, अकाउंट जो हमने सीखे थे 3 तरह के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो आप कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड चीज आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेम साइड जाना चाहिए, तो डेबिट साइड, दोनों ट्रांजेक्शन डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, दो क्या 3 4 कितने भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो वो तो अब आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। अब हम जो आज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गुड्स रिलेटेड, इसमें हम कुछ कंपाउंड एंट्रीज भी करेंगे, क्लियर। हम जो गुड्स से रिलेटेड आज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें कंपाउंड एंट्री भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, देखिए ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम आज अपनी, और आज की हमारी ट्रांजेक्शन है गुड्स से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। हम कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रीवियस वीडियोस में आप सीख चुके हैं। पर्सनल वर्ड आते ही सबसे पहले माइंड में हमारे क्या आ जाना चाहिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तब भी सीखा था। ड्राइंग्स मीन्स व्हेन बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर भी जिसे हम बोल सकते हैं, कुछ भी वर्ड मिल सकता है आपको, व्हेन बिजनेसमैन आप प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जब वो पैसे निकाल रहा है तो दैट इज योर ड्राइंग। और ड्राइंग हमारा अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट है। आपको भी इसी तरीके से पता होना चाहिए, एंट्री करते टाइम 1 मिनट में आपके माइंड में रिमाइंड हो जाना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, तभी हम जर्नल एंट्रीज अच्छे से सीख पाएंगे, क्लियर। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ड्राइंग आपका पर्सनल अकाउंट है। आगे रीड आउट करते हैं, पर्सनल यूज कैश ₹20,000, गुड्स ₹10,000। देखिए प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आप देखिए सबसे पहले तो क्या आ गया, ड्राइंग्स। यहाँ डेट गिवन है तो आपको पता है हम यहाँ क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब आप डेबिट करना क्रेडिट करना तो अच्छे से सीख गए हैं, ये इसी फॉर्मेट में हमें डेबिट क्रेडिट करना है, आपको हर वीडियो में डिस्क्राइब किया जाता है, बिकॉज ये चीज आपको रिमाइंड रखनी है। 2 कैश देखिए आपके पास से कितना गया, 20,000 तो कह रहा है आपने जो ड्राइंग विथड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए, उसमें से आपने कैश की फॉर्म में कितना निकाला। देखो ड्राइंग भी आप 2 तरीके से विथड्रॉ कर सकते हैं, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरा बुक्स का बिजनेस है, बुक्स का बिजनेस है तो मैंने बुक्स अपने घर पे यूज के लिए निकाली, ठीक है, तो मैंने अपने स्टॉक में से निकाली, परचेज निकाली, और मैंने कैश अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला।
जानते हो तो एंट्रीज गलत हो जाएंगी, फिर आप ड्राइंग की एंट्री कैसे करोगे, कैपिटल की एंट्री कैसे करोगे, है ना। तो बिजनेस जो हम कंसेप्ट पढ़े थे, हमने प्रिंसिपल्स में भी ये चीज सीखी थी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है एंड बिजनेस मैन अलग है। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, प्रोप्राइटर और बिजनेस जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। तो कैश विड्रॉ किए 20,000, क्रेडिट में लिखे 20,000, क्लियर। गुड्स विड्रॉ किए कि गुड्स, अब यहाँ पे सेल देखो, आपको गुड्स के लिए दो वर्ड सिखाया गया, तो परचेज आएगा, सेल आएगा, ठीक है। स्टॉक आपको नहीं लिखना है, स्टॉक वर्ड हमें यूज नहीं लेना है। तो अब आप देखिए, आप सेल थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी एक तरीके से जो हम गुड्स निकालेंगे ना अपने बिजनेस में से, तो वो उसमें से आप खुद सोचिए आपका क्या काम हो रहा है। आपने परचेज किया था स्टॉक की तरह, ठीक है, कि ये मार्केट में आपको सेल करने के लिए आपने उस स्टॉक को परचेज किया था, लेकिन आप उस परचेज में से खुद के यूज के लिए निकाल रहे हो, तो आपकी परचेज कम हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी परचेज पे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रही है। तो आपको बोला था कि गुड्स आता है, गुड्स वर्ड आता है, तो परचेज और सेल्स में से कोई वर्ड आएगा, लेकिन अब आपको ये आइडेंटिफाई आना चाहिए कि यहाँ पे सेल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा ना आपका, तो आप सेल वर्ड कैसे लिख सकते हैं। आप क्या वर्ड यूज लेंगे, स्टॉक हम यूज लेते नहीं है वर्ड, हम क्या वर्ड यूज लेंगे यहाँ पे, परचेज। तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, कितना, और डेबिट में कितना आ गया, 30,000, हो गई आपकी कंबाइंड एंट्री। तो इसको हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या नया सीखा, कल हमने डिफरेंट एंट्रीज करी थी, जिसमें हमने एक कैश विड्रॉल की करी थी, एक परचेज विड्रॉल की भी करी थी, ठीक है। तो आज हमने इसे कंबाइंड फॉर्म, कंपाउंड एंट्री के फॉर्म में सीखा। ड्रॉइंग्स विड्रॉ की, उसमें से कैश कितना विड्रॉ किया, 20,000, परचेज कितनी, स्टॉक कितना विड्रॉ किया, 10,000, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई हमारी, 30,000। और ये चीज हमेशा याद रखना, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी ऑलवेज इक्वल। अगर डेबिट और क्रेडिट बेटा आपका इक्वल नहीं है ना, मैच कर लेना, यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। कंबाइंड एंट्री करो, कैसी भी एंट्री करो, आपका अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपकी एंट्री गलत है, बिल्कुल क्लियर। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो इसको कि आपकी एंट्री सही है या गलत। डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, ये भी हमने प्रिंसिपल्स में, अब समझ आया हमने प्रिंसिपल्स क्यों पढ़े थे, पहले पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स में कि डेबिट और क्रेडिट टू साइड होते हैं और दोनों इक्वल होने चाहिए, क्लियर। नरेशन आपको पता ही है, लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन ₹10,000, कैश ₹20,000, क्लियर, बाय प्रोप्राइटर, क्लियर भी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री करें, गुड्स फॉर ₹50,000, कितने के गुड्स हैं, 50,000 के, वर गिवन एज चैरिटी, और सेलिंग प्राइस उनका था 60,000। आपके पास जो बिजनेस में गुड्स थे, चैरिटी सब करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, चैरिटी भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पैसा दे दो, या फिर आपका मान लो कुछ ऐसा बिजनेस है, आपका ग्रोसरी का बिजनेस है और आपको कहीं चैरिटी में देना है, तो आपने वहां से ग्रोसरी उठा के दे दी, तो अब आपकी किस पे इफेक्ट हुआ, आपकी इफेक्ट किस चीज पे हुआ, परचेज पे। अगर आप कैश देते तो कैश कम हो जाता, लेकिन अब आप यहाँ पे परचेज गुड्स दे रहे हो, तो आपके किस पे इफेक्ट हो गया, गुड्स पे इफेक्ट हो गया। तो क्या एंट्री करेंगे, और चैरिटी आपको पता है खर्चा ही है ना आपके बिजनेस का, खर्चा है, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, ये देखो बेटा, कैश जाता तो रियल अकाउंट के रूल से हम इसको कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे आपके गुड्स कम हो रहे हैं, आप गुड्स दे रहे हैं कैश चैरिटी में, हम सीख ही क्या रहे हैं, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश भी आ सकता है अगर हमको कहता क्वेश्चन में, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ अकाउंटिंग में हमें बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। आपसे वो यहाँ पे कह सकता था गुड की जगह कैश ₹50,000 वर गिवन एज चैरिटी, तो हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते। अब उसने गुड्स वर्ड दिया है, मतलब वो आपसे क्या लिखवाना चाहता है यहाँ पे,
कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप परचेज लिख पाएंगे, अदरवाइज आप कैश से एंट्री कर देंगे, है ना। तो हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। अब देखिए अमाउंट क्या है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और दे रखी है। 50,000 की दिया आपने चैरिटी में, लेकिन उनका सेलिंग प्राइस जो है 60,000। देखो दो तरीके के प्राइस होते हैं, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने स्टॉक में परचेज किया था, 50,000 का परचेज किया था मैंने, और मैं उसको मार्केट में जो सेल करती हूँ वो 60,000 का करती हूँ, और 10,000 हम उसमें प्रॉफिट लेते हैं। भाई सेल्स में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो जो बचा आएगा ये आपका क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, 10,000 आपका प्रॉफिट होगा। तो भैया अब आप चैरिटी में दे रहे हो, तो चैरिटी में आप सेल प्राइस पे थोड़ा ना दोगे, ये तो आप एक तरीके से ड्राइंग ही कर रहे हो ना, आप खुद के यूज के लिए, खुद के यूज के लिए जब कोई चीज निकालते हैं तो आप सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके थोड़ा ना निकालेंगे, हम कॉस्ट प्राइस पे तो निकालेंगे। क्लियर। तो चैरिटी की जो एंट्री हम करेंगे अमाउंट की 50,000 से करेंगे। ये यहाँ पे आपको यही समझाने के लिए दिया है सेलिंग प्राइस, कि आप एंट्री सेलिंग प्राइस से करें, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम किससे करेंगे, 50,000 से। तो यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 50,000 डेबिट एंड 50,000 इन क्रेडिट से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए नरेशन आपको पता है कैसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चेक। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹25,000। कितने के गुड्स हैं, 25,000 वर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेम उसी तरीका है, फ्री सैंपल में आपने देखिए प्रमोशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कुछ आप नया लॉन्च कर रहे हैं तो हमें फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। और आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके मार्केट में फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो फ्री सैंपल आपके लिए है तो खर्चा ही, लेकिन वो खर्चा भी आप क्या सेलिंग प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो इन चीज़ों को याद रखना है हमें कि आप फ्री सैंपल पे, चैरिटी पे, ड्राइंग पे अगर अपने बिजनेस में से कुछ निकाल रहे हो तो वो किस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो एंट्री क्या करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, वही आपका भाई स्टॉक निकाल रहे हो तो परचेज कम हो रही है, टू परचेज। क्लियर। आपका अमाउंट आ जाएगा 25,000। क्लियर हुआ। नरेशन क्या लिखते हैं इस सिचुएशन में, हम बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। क्लियर। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। क्लियर हुई है एंट्रीज। और एंट्रीज करके देखते हैं हम रिमेनिंग। आपको इसी तरीके से ये फॉर्मेट में रब करके नहीं करना है, हमें फॉर्मेट पूरा बड़ा बनाना है। बोर्ड पे इतना ही स्पेस होता है तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। आपको पूरा फॉर्मेट बनाना और इसी फॉर्मेट में एंट्रीज करनी है। देखिए अब हम करेंगे रिमेनिंग एंट्रीज। क्लियर। फोर्थ एंट्री देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹50,000। कितने के गुड्स हैं, 50,000 के, एंड कैश ₹20,000। देखो दोनों चीज है, ध्यान से पढ़ना है। गुड्स कितने के हैं, 50,000 के, कैश है हमारा 20,000 का। वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है जो काम करता था, उसने आपके जो गुड्स थे वो स्टॉल कर लिए। स्टॉलन मीन्स चुरा लिए। और ये एंट्री किससे करते हैं, देखो आपके अगर कोई थेफ्ट की एंट्री आती है तो इसको हम लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट से। ये भी अब आपका खर्चा ही हुआ ना, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट भी आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बिकॉज आपको अब यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है। और आपको पता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्या कहता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को
डेबिट करो। और लॉस बाय थेफ्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका लॉस हुआ है। क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर? कैश कितना गया आपके पास से? देखिए कैश गया, बोला है ना आपसे, कैश गया है आपके पास से 20,000 का। क्रेडिट में लिखना है, डेबिट में नहीं लिखना, क्योंकि कैश कम हो रहा है। और आपको अच्छे से पता है रियल अकाउंट का रूल कहता है इफ कैश डिक्रीजेस, इफ असेट्स डिक्रीजेस देन गोज टू द क्रेडिट साइड। और परचेज भी आपकी कम हो रही है, परचेज अकाउंट 50,000, टोटल डेबिट पे 7,000। अब देखिए हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंड फॉर्म में ही करना है, बट हमें कंफर्टेबल रहता है और हमें आनी भी चाहिए ऐसे अकाउंट से स्टूडेंट, हमें आना भी चाहिए ये चीज कि लॉस बाय थेफ्ट है। मैं इसको दो एंट्री में भी कर सकती थी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया मेरे पास से तो मैं लिखती डेबिट साइड में 20 साइड, क्रेडिट साइड में 20,000। इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री करते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज की एंट्री करें तो हम लिखते हैं 50,000 70,000। लेकिन आप देखिए ना डेबिट साइड एक ही तो इफेक्ट हो रहा है, तो भी अगर हम ट्रांसफर करते लेजर में तो लॉस बाय थेफ्ट में हम टोटल कितना ट्रांसफर करते 70,000। तो यहाँ पे हमने कंबाइंड फॉर्म में कर दिया। हमने यही तो सीखा था कंपाउंड एंट्री के रूल में कि एक तो वो सेम अकाउंट से रिलेट करे और एक डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों एंट्री डेबिट साइड की है तो हम कंपाउंड फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट को हम क्या कर देंगे डेबिट, और कैश कितना डिक्रीज हुआ 20,000 का, और परचेज आपकी कितनी डिक्रीज हुई 50,000 की। क्लियर? अब लास्ट एंट्री को आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए गुड्स वर्थ ₹1 लाख, कितने की गुड्स है 1 लाख की, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, यहाँ लॉस बाय थेफ्ट था, यहाँ लॉस बाय फायर है, लॉस है एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 60%। देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन में हम 3 एंट्री करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में हम 3 एंट्री करेंगे। फर्स्ट देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आपको लॉस बाय फायर हुआ है, ठीक है, अंतर देखना, ये लॉस बाय थेफ्ट था, ये लॉस बाय फायर है। और लॉस बाय फायर है आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी भी समझाया मैंने, लॉस है नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। लॉस बाय फायर है आपको कितने का हुआ है लॉस बाय फायर, देखिए 1 लाख का। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि गुड्स का हुआ है या कैश का। तो गुड्स है तो क्या आ जाएगा टू परचेज, टू परचेज 1 लाख, क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस। क्लियर? नेक्स्ट इसी की एक और एंट्री होगी। देखो यहाँ पे बोला कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम किया। भाई आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गुड्स को हम इंश्योरेंस के बारे में तो आपने सुना होगा ना, गुड्स को हम क्या करके रखते हैं इंश्योर्ड करा के रखते हैं, इंश्योर्ड कराते हैं। अब मेरा लॉस बाय फायर हुआ, भाई उसमें गोडाउन में कोई आग लग गई, लॉस बाय फायर हुआ, तो जितने का लॉस हुआ हम किस पे क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं। तो क्लेम की एंट्री भी हमें करनी होगी। भाई पहले तो लॉस की एंट्री करी, मैंने लॉस दिखाया बिजनेस में कि भाई मेरे को लॉस हो गया कितने का 1 लाख की परचेज मेरी कम हो गई, नुकसान हो गया। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, तो क्लेम की एंट्री क्या होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, क्लेम कर दिया कितने का 1 लाख का। अब आपने 1 लाख का क्लेम तो किया, लेकिन देखिए आपको बोला है अगर पूरा सेट हो जाता तो हम क्या एंट्री कर देते कैश अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आ जाता इंश्योरेंस से पैसा आ जाता हमारे पास। लेकिन यहाँ लिख दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कितने का लॉस एक्सेप्ट किया है ओनली 60%। तो 1 लाख का 60% कितना हो जाएगा बेटा 60,000। मीन्स आपके पास जो लॉस हुआ था
क्लियर। और जो रिमेनिंग है वो आपको लॉस हुआ, जिसे हम कहाँ डालते हैं, P&L के डेबिट साइड में। आपको पता है ना, लॉसेस आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, देखिए क्लियर हुआ। यहाँ हमने लॉस दिखाया था 1 लाख का, इस लॉस को हमने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी पर, तो हमने एंट्री कर दी, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया। मींस इसको हमने एक तरीके से डेटर के रूप में दिखा दिया कि इससे अब हमें इस लॉस का 1 लाख रुपीज रिसीव होगा। अब देखिए पूरा आ जाता तो मैं ये लॉस क्यों दिखाती, मुझे कुछ लॉस ही नहीं होता ना, भाई मेरा जितना लॉस बाय फायर हुआ कंपनी ने पूरा ही एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे पास पूरा कैश आ जाता है 1 लाख का। लेकिन अब उसने बोला कि मैंने तो 60% ही एक्सेप्ट किया है, तो आप 60,000 ही तो कैश दिखाओगे, 1 लाख थोड़ा ना दिखाओगे। अब 60,000 का आपके पास कैश आ गया, अब 1 लाख में से बचा हुआ 1 लाख में से 60,000 तो भाई उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये तो आपका कैश आ गया। बचे हुए 40 को कहीं तो दिखाओगे, ऐसे छोड़ तो ना सकते हैं, आगे जाके प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। तो इसको हम किस फॉर्म में दिखाते हैं, लॉस को, कि भाई 1 लाख की गुड्स हमारे थे जो बिजनेस में लॉस बाय फायर हुआ, उससे हमें नुकसान हुआ, फिर हमने क्लेम किया तो कंपनी ने हमें 60,000 दे दिए, बाकी 40,000 हमारा लॉस में गया। क्लियर। और कहाँ से आए ये पैसे, कौन दे रहा है आपको, इंश्योरेंस कंपनी, डेटर है ना, ठीक है, ये आपके डेटर ही तो हो गए थे, अब उनको बंद कर दो, जब उनसे पैसा मिल गया तो डेबिट करके रखोगे, तो मतलब ये है ना कि आपको फिर और आगे पैसा मिलेगा, बार बार थोड़ा पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी। टोटल देखो 1 लाख। अब देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया ना, तो कंपाउंड एंट्रीज इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60%। क्लियर। तो ये थी आपकी कुछ गुड्स रिलेटेड एंट्री एंड कंपाउंड एंट्रीज भी हमने इसी में सीखी हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की और एंट्रीज करके देखिए।